हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू कि मैंने आपको कहा था लास्ट अपनी वीडियो में कि मैं ये वीडियो लगातार बार बार जल्दी से लाता रहूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये बहुत जल्दी दोबारा नई वीडियो नहीं ला पाया कि मेरे इस चैनल को बनाने से पहले, ये लगभग 3 महीने पहले मैंने ये चैनल बनाया था। उससे पहले कुछ और प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे और मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि वीडियोस के लिए बहुत टाइम मैं देना चाह रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। तो पहले वाले प्रोजेक्ट कहीं बीच में अधूरे छूट रहे थे, देन आई रियलाइज़ कि पहले मैं उनको कहीं वाइंड अप कर लूँ। वाइंड अप तो ऑफ कोर्स नहीं, वो कंटिन्यूस चलने वाले हैं कि आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मेरी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं। वो ट्रेनिंग जब नई स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो मैं कुछ नई ट्रेनिंग्स थी, उनके लिए कंटेंट तैयार कर लिया और ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी। तो अब मैं थोड़ा सा इसको फिर से वापस रिवाइव कर रहा हूँ और मैं अब कह सकता हूँ कि अब आपके पास ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से वीडियोस आती रहेंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। और सबसे खास बात, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और मैं इस वीडियो के लिए एक बिल्कुल ही अलग नया तरीका लाने जा रहा हूँ, माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग, जैसे आप जानते हो, हमारे माइंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे माइंड में जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, आप उसको देखेंगे तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं जो अलग अलग न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं। तो एक तरह से जो ब्राइन हमारे माइंड की स्ट्रक्चर है, उसको अगर माइंड कहीं देखता है वैसे स्ट्रक्चर को, तो माइंड के लिए कुछ भी नया इनपुट लेना, कुछ भी मेमोराइज कर पाना, उसको याद रख पाना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आज की ये वीडियो उसी तरीके से आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि जब आप अपने भी नोट्स बनाते हो तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो नोट्स बनाने आसान होंगे। और ख़ास करके सबसे अच्छी बात, जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के डायग्राम को, तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। और मैं इस जो आज आपको देने जा रहा हूँ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर, इसका पूरा एक डायग्राम इसी माइंड मैप के तरीके से बना हुआ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालने जा रहा हूँ। मैं टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप चाहें तो वो पूरा वहाँ से माइंड मैप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में होगा और आप उसको देखेंगे तो आपको रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा कि जानते हैं, प्रेसिडेंट को बहुत सारी एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं। उनको अलग अलग हेड के, अलग अलग शीर्षक के नाम से कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स। ये पावर्स क्या क्या हैं, वो किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम गहराई से समझते हैं। सबसे पहली पावर की अगर बात करें दोस्तों, तो हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि कार्यपालिका की शक्तियाँ। फ्रेंड्स, कार्यपालिका की शक्ति कहा जाए तो सबसे खास बात जो हमारे प्रेसिडेंट के बारे में कही जाती है, वो सबसे पहली बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द यूनियन कहा जाता है। हेड ऑफ द यूनियन, ध्यान देना मेरी बात पे, यानी कि हमारे संघ का प्रमुख। मैं सरकार का प्रमुख की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति होंगे। लेकिन मैं सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड की बात करूंगा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। ध्यान देना इस बात पे। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 53 क्या कहता है। आप देखेंगे तो ये अलग अलग ब्रांचेस, पहले एक टॉपिक को लेता हूँ, उसमें अलग ब्रांच निकलेगी, सेक्शन या आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या कहना चाहता है। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे कार्यपालिका की शक्तियाँ वो किस में निहित होंगी, हमारे प्रेसिडेंट में। ये जो पावर्स है, कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित तो प्रेसिडेंट में होंगी, लेकिन इन पावर को यूज़ कैसे करेंगे वो, ही कैन यूज़ इट डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कि वो डायरेक्टली खुद चाहे तो इस पावर को यूज़ कर सकते हैं, या उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से इन पावर को यूज़ करेंगे। और उनके अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे वो उनके मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही बात आर्टिकल 77 कहता है। और ये क्या कहता है,
एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारी भारत सरकार की जो भी कार्यपालिका की कार्रवाई होंगी वो किसके नाम पर होंगी? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। ध्यान देना, यहां पे उनके नाम पे होंगी, बट इसका मतलब यह है कि उनके नाम पर होंगी, लेकिन वो खुद ऐसा करेंगे जरूरी नहीं है। तो इस तरह से पता चलता है कि वो जो अपनी पावर्स हैं वो अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनकी सलाह पे, आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा गया कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो उनको एडवाइस करेंगे जिस पे वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा हम केस लॉज से समझ लेते हैं। अलग अलग केस लॉज आए हैं जिनमें थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। तो एक केस है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑफ कोर्स ये बुक पब्लिशिंग का केस था। इसमें एक बात कही गई और वो क्या है कि कैबिनेट जो कि लेजिस्लेचर में मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, और डेफिनेटली जिसको लेजिस्लेचर में, विधायिका में मेजोरिटी होगी वही वहाँ उस पोस्ट पे बैठा होगा। तो एक तरह से देखा है तो जो कैबिनेट है जिसके पास मेजोरिटी है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एक तरह से अपने ही अधिकार में रखा हुआ है, और ये फैक्ट है। इसी वजह से अक्सर हम कहा जाता है, हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो केवल नाम मात्र के मुखिया, नॉमिनल हेड हैं, या कभी कभी उनको रबर स्टैंप के नाम से बुलाया जाता है। ये फैक्ट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पे सब कुछ करते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं पहुंच पाएगा, कोई कार्रवाई पूरी नहीं हो पाएगी अगर प्रेसिडेंट अपनी सहमति नहीं जताएंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, थोड़ा और हम गहराई समझेंगे इसको अलग अलग केस लॉज के से तरीके से और अलग अलग पावर्स के माध्यम से। दूसरा केस शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, आप अलग अलग पावर्स को जब हम बात करेंगे तो उसमें कई जगह लिखा मिलेगा कि इफ़ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यानी कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में क्लियर किया गया है कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, राष्ट्रपति की संतुष्टि की बात की जा रही है, ये उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगेन ये सेटिस्फेक्शन भी किसकी होगी, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो ये अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन होगी जिसके आधार पे प्रेसिडेंट अपनी सहमति जताएंगे। तो यानी कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की जहाँ बात की जाएगी तो इनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मानी जाएगी, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति, उनकी सेटिस्फेक्शन के आधार पे निर्णय होगा। अब दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां। प्रेसिडेंट के पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं अलग अलग लेवल के लोगों को नियुक्त करने की, और सबसे खास सबसे पहली पावर आर्टिकल 75 में जो दी गई है वो क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। दोस्त, इसमें कुछ हद तक कहा जाए तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी सलाह पर। लेकिन यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उन्हीं की अपॉइंटमेंट होनी है, तो यहाँ पे कौन सलाह देगा? तो यहाँ पे राष्ट्रपति खुद निर्णय लेते हैं। ऑफ कोर्स वो उसका भी एक वजह होती है कि जो इलेक्शन में विनिंग पार्टी सबसे ज़्यादा जीत कर आई है, मेजोरिटी में है, उसको इनवाइट करते हैं, या जिसके समर्थन में ज़्यादा उनके पास पत्र आ चुके हैं, अक्सर उसको इनवाइट करते हैं। बट यहाँ कुछ हद तक वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेसिडेंट के केस, प्राइम मिनिस्टर के केस में, ध्यान रखना। अब प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के जो भी मंत्री अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सलाह पर? हमारे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके अलावा और बहुत अलग और नियुक्तियां करते हैं। ये बहुत सारी नियुक्तियां, इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ये नियुक्तियां क्या हैं?
तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एग्जीक्यूटिव लेवल पे, जुडिशरी लेवल पे लोगों को अपॉइंट करने की, नियुक्त करने की जो पावर दी गई है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर कहलाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं उनके पास। लेकिन फिर से ध्यान रखना, ये सारी पावर्स वो किसके कहने पे यूज़ करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहली पावर की बात करते हैं, आर्टिकल 124। ये क्या कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। इसी के बाद आर्टिकल 217 217 अनुच्छेद 217 ये बात करते हैं जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनको कौन अपॉइंट करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट अगेन। आर्टिकल 125 ये बात करते हैं जो स्टेट्स के गवर्नर्स, राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अगेन हमारे राष्ट्रपति। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने तरह के उनके पास ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। इसके बाद आर्टिकल 76 ये क्या करते हैं कि हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, महान्यायवादी हमारे देश के, उनको भी नियुक्त कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। ऑफ कोर्स फिर से बता दूं, ये सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही किया जाएगा। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 अगेन राष्ट्रपति की ये कार्यपालिका की शक्ति है। इसके बाद आर्टिकल 316 ये बात करते हैं जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनकी नियुक्तियां हमारे प्रेसिडेंट करते हैं या गवर्नर्स करते हैं। जब हम यूनियन की बात करेंगे, यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करेंगे। और जो स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस होंगे उनके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्तियां वहाँ के उस स्टेट के गवर्नर करेंगे। इसी आर्टिकल में लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 280 ये बात करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो आप जानते होंगे संविधान के लागू होने के बाद 2 साल बाद इसको शुरू किया गया था और उसके बाद हर 5 साल बाद नया फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है। तो उसके मेंबर्स की नियुक्तियां कौन करते हैं? अगेन हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 324 ये बात करता है कि हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अलावा जो दूसरे कमिश्नर्स हैं आर्टिकल 324 के अनुसार, वो भी नियुक्तियां हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 338 जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो हमारा कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है, उनकी नियुक्तियां आर्टिकल 338 क्लॉज 3 में, और आर्टिकल 338A क्लॉज 3 में जो हमारे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर्स किसके? कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं। आर्टिकल 338B क्लॉज 3 इसके अनुसार हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन है उसके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उसके मेंबर्स, उनकी नियुक्तियां भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नियुक्तियां हैं, जिसमें एक और है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ का कमीशन होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा? अगेन हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस, उनकी स्थितियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कमीशन, उसकी भी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसके अलावा आर्टिकल 350B ये कहते हैं कि जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यों के जो स्पेशल अधिकारी, विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किए जाएंगे। यानी कि इतनी सारी नियुक्तियां, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स, ये अपॉइंटमेंट्स क्या है? ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब थोड़ा सा इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम
राष्ट्रपति हमारे लोकसभा को अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, आप देखेंगे बीच बीच में कभी कभी जब सरकार बनती है उसके बाद कई बारी कुछ अलग अलग गठजोड़ चलते रहते हैं, कभी किसी ने समर्थन दे दिया, कभी किसी ने समर्थन वापस ले लिया। तो उसके आधार पे भी अगर लोकसभा में अपना विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कौन कहता है? हमारे राष्ट्रपति ही कहते हैं। और ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं? अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये आप देखेंगे बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी उनके पास, और मैंने इसको बड़ा आर्टिकल वाइज दिया है। इसी डायग्राम को मैं आपको लास्ट में PDF फॉर्मेट भी दूंगा, आप उसको रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। बुक में ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग आर्टिकल्स बहुत अलग अलग जगह में मिलेंगे, शायद याद नहीं कर पाएंगे आप, दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये डायग्राम आपको मैं एज इट इज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूँ। अब इसके बाद दूसरी पावर्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बाद दोस्तों हम चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा हिंदी के कभी कभी कुछ शब्दों पे अटक जाता हूँ, बट आप समझते होंगे। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायिका की शक्तियाँ, विधायिक शक्तियाँ, इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले ये जो लेजिस्लेचर है, विधायिका, ये किससे बनी होती है? यानी कि हमारी यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, इसमें कौन कौन आता है, इसके कंपोनेंट्स, इसके अंग क्या हैं? तो इसको आप जानेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये सबसे पहली बात कहा जाए तो प्रेसिडेंट और उसके अलावा हमारे दोनों पार्लियामेंट के सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि तीनों मिला के हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही हमारे विधायिका के अंग कहलाते हैं यूनियन लेजिस्लेचर के। तो राष्ट्रपति के पास कुछ पावर दी गई है लेजिस्लेचर के रेफरेंस में, इनको थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं। आर्टिकल 85 ये बात करता है, सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो संसद के हर एक सदन को टाइम टू टाइम बुला सकते हैं। ये टाइम टू टाइम की जब बात की गई है तो ये टाइम टू टाइम क्या है? समय समय पर बुला सकते हैं, तो ये समय समय क्या है? ध्यान रख के चलना। राष्ट्रपति को हर 6 महीने, यानी कि 6 महीने कब से काउंट होंगे? जो पहला सेशन पार्लियामेंट का हुआ था उसका आखिरी दिन, और जो अगला सेशन होगा उसका पहला दिन, इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर अगर को हो सकता है तो वो क्या हो सकता है? 6 महीने का। तो ये हमारे राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, आर्टिकल 85। इसके अलावा ये संसद के सत्र को प्रोरोग भी कर सकते हैं, दोनों हाउसेस को या एक हाउस को। प्रोरोग करने का मतलब उस सत्र को बीच में रोक देना। इसके अलावा ये हमारे लोकसभा, ध्यान रख के चलना, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोअर हाउस की बात कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा जो कि जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा चुन के भेजे जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस, उसको भंग कर सकते हैं। ये पावर भी इनके पास आर्टिकल 85 में दी गई है। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा एक नोट देख लेते हैं। अब देखेंगे तो ये ऐसा इन्होंने किया था, कब किया था? 12th लोकसभा में 1999 में, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जब वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई थी, कॉन्फिडेंस मोशन अपना पास नहीं कर पाई थी, तो उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति ने ही उस लोकसभा को भंग किया था। तो ये पावर भी इनके पास है। इसके बाद आर्टिकल 86 ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि ये एक हाउस, एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। और आपको पता होगा जब भी हर साल नया सेशन शुरू होता है या जब भी इलेक्शन के बाद पहली सरकार बनती है तो सबसे पहला संबोधन किनका होता है? हमारे राष्ट्रपति का होता है। और उसके अलावा ये दोनों सदनों को या किसी एक सदन को संदेश भी भेज सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। ये भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। जबकि ये पार्लियामेंट के सब लोग जो हैं, ये क्या कौन है? लेजिस्लेचर्स हैं। तो इनको सबको संबोधित करना, उनको टाइम टू टाइम समन करना, तो ये एक तरह से इनकी
विधायिका शक्तियों में आता है। इसके अलावा आर्टिकल 108 ये इनको एक पावर देता है कि अगर किसी स्थिति में, आप सब जानते होंगे कि जब भी कोई नया एक्ट, कोई भी नया अधिनियम, कोई भी नया लॉ बनता है तो कैसे बनता है कि एक सदन पास करता है, दूसरा सदन पास करता है, फिर एसेंट के लिए, सहमति के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और मान लो किसी एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस की सहमति नहीं बन रही है, लटका हुआ है, बीच में डेडलॉक हो रखा है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस केस में अगर राष्ट्रपति चाहें तो दोनों सदनों की, दोनों हाउसेस की एक ज्वाइंट मीटिंग भी बुला सकते हैं। ये आर्टिकल 108 में इनको पावर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं इनकी लेजिस्लेटिव की और क्या पावर्स हैं। नॉमिनेशंस, नामांकन करना, किनका? आप जानते होंगे कि आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग हमारे राज्यसभा में कुछ मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 मेंबर्स, ये कौन होते हैं 12 मेंबर? अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ या नॉलेज रखते हो या एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हो। और वो क्षेत्र कौन से होते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल सर्विसेज, ये 4 क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ये 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इससे पहले ये 2 मेंबर्स लोकसभा में भी नॉमिनेट किया करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, लेकिन 2020 से आप जानते होंगे उसकी आवश्यकता नहीं, कि वो 70 साल का टाइम रखा गया था उनके लिए, जो कि समाप्त हो चुका है, तो उनकी अब जरूरत नहीं पड़ती। अदर उनको भी नामांकन कौन करते थे? हमारे राष्ट्रपति। इसके अलावा जो बिल्स होते हैं उनको मामले में भी इनके पास शक्तियां हैं। आर्टिकल 111 इनको पावर देता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब नया बिल प्रस्ताव पास किया जाता है तो सबसे पहले दोनों हाउसेस से पास होगा, उसके बाद उस प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति की सहमति के लिए। और राष्ट्रपति की सहमति की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति इस केस में उनके पास 3 तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। जब दोनों सदनों ने कोई बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो यहाँ पे उनके पास 3 ऑप्शन हो सकती हैं। वो 3 ऑप्शन क्या है? ही कैन असेंट और विद होल हिज असेंट, यानी कि वो अपनी सहमति दे भी सकते हैं या रोक भी सकते हैं। ध्यान देना इस बात पे। एक तरह 2 पावर हो गई, या सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। और तीसरी पावर क्या है? उस बिल को वापस भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए, यानी कि उसमें कुछ संशोधन सुझाव कर सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसमें संशोधन किया जाए, या मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो जो भी हो वो वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। ध्यान देना। लेकिन इस केस में जब पुनर्विचार की बात आती है तो इस केस में अगर वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस फिर से पास कर देते हैं, हो सकता है उस संशोधनों के साथ, अमेंडमेंट के साथ, या हो सकता है बिना कोई संशोधन किए वैसा का वैसा, अगर वो प्रेसिडेंट को फिर वापस भेजते हैं तो इस केस में राष्ट्रपति के पास केवल एक ही ऑप्शन बचती है कि अब उनको अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी जब दूसरी बार आएगा। पहली बार वापस भेज सकते हैं लेकिन दूसरी बार वापस नहीं भेज सकते। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इन पावर्स को अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे ही कैन असेंट, वो अपनी सहमति दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उस सहमति को रोक भी सकते हैं। अब ये रोकने की पावर जो बोलते हैं, इसको सिंपल भाषा में कहा है तो वीटो पावर भी कहा जाता है। और ये वीटो पावर 3 तरह की एक तरह से दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को। सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से मना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी तरह से मना करेंगे तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी पड़ेगी। तो एक तरह से तो आर्टिकल 111 और आर्टिकल 74 दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। तो यहाँ पे उनको दूसरे केस में जब फिर दोबारा बिल वापस आएगा तो सहमति देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक पावर उनको दी गई है, सस्पेंसिव वीटो, जो वो बिल को वापस भेज सकते हैं, एक तरह से उसको रोकने के लिए, वापस सस्पेंड करने के लिए भेज सकते हैं। तो कुछ टाइम बीच में विराम मिल सकता है उस बिल के लिए।
तीसरी पावर उनके पास है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है कि वो बिल को पॉकेट में रख के बैठ जाए। पॉकेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो पॉकेट में डाल के बैठेंगे, यानी कि वो रोक के बैठ जाएं, क्योंकि एक चीज़ खास बात है कि वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया कि कितने पीरियड में करना पड़ेगा, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह माननी पड़ेगी। दोस्तों, एक ऐसा केस हुआ था 1986 में, जो हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो दोनों में कुछ ना कुछ उस टाइम कहा जाता है मनमुटाव चल रहा था। तो राष्ट्रपति ने एक टेलीग्राफ से रिलेटेड कुछ बिल भेजा था। ज्ञानी जैल सिंह नहीं चाहते थे कि वो एक्ट बने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो अपनी सहमति जताई और ना ही ये कहा कि मैं इसको विदहोल्ड कर रहा हूँ, अपनी सहमति को रोक रहा हूँ। अगर वो कहेंगे तो फिर उसके बाद उनको वापस भेजना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक तरह से उस बिल को टेबल पे पड़े रहने दिया आपने, ना उन्होंने हाँ की ना की, ना वापस भेजा। तो क्योंकि संविधान में कहीं टाइम दिया ही नहीं गया, तो इस केस में तो वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं कर रहे थे। करते करते उनका टेन्योर कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद हमारे दूसरे प्रेसिडेंट आए आर वेंकटरामन, उन्होंने उस बिल को वापस भेजा। तब तक हमारे देश के भी एक नई सरकार आ चुकी थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, और वो चाहते थे कि सच में बिल पास ना, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। एक तरह से वो देखा जाए तो यहाँ पे ज्ञानी जाल सिंह ने कौन सी पावर यूज़ की अपनी, पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट में डाल के बैठ जाओ, ना हाँ करो ना करो। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 3 में एक पावर और दी गई है, आप जानते होंगे स्टेट्स के बारे में, कि जब भी कोई स्टेट्स नए बनाने हों या स्टेट्स का कोई अल्ट्रेशन करना हो, बदलाव करना हो, तो उसकी पूर्व सहमति, उसके पहले से रिकमेंडेशन, पहले से सिफारिश चाहिए किसकी, हमारे प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 3 में कहा गया है। इसके अलावा कुछ स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधानमंडल हैं, विधायिकाएँ हैं, उनके जब बिल पास होते हैं तो उसमें भी कुछ पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और वो क्या है, आप जानते होंगे आर्टिकल 200 में, 200 में, वैसे तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट की पावर होती है यूनियन के, केंद्र के मामले में, ऐसी गवर्नर के पास पावर होती है स्टेट के मामले में। जब भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कुछ में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होती है। तो जब दोनों बिल पास करके भेजते हैं तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर अपनी, जैसे राष्ट्रपति के पास है, सहमति जता सकते हैं या अपनी सहमति रोक सकते हैं। लेकिन किसी किसी केस में गवर्नर चाहें तो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। किस लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, कि प्रेसिडेंट के विचार के लिए। तो यहाँ भी प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि अगर उस स्टेट का गवर्नर किसी स्टेट के बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहे विचार करने के लिए, और यहाँ पे इनके पास उस मामले में एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्लियर मना कर सकते हैं अपनी सहमति देने से। इसके अलावा आर्टिकल 304 ये भी उनको स्टेट के मामले में पावर देता है कि जब भी कोई स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई बिल पास करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य के मामले में कोई बिल पास करेगा, तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट की पहले से सैंक्शन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सबसे कॉमन सी पावर्स थी लेजिस्लेटिव। अब एक सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर जो उनको मिली हुई है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश लाने की पावर। अब ये अध्यादेश क्या होता है, आर्टिकल 123 बात करता है कि जब हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं, सत्र में नहीं होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई ऐसी आवश्यकता, अगर प्रेसिडेंट, यहाँ पे ध्यान देना, मैं शुरू में बात की थी सेटिस्फैक्शन की, इफ़ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि अभी इसी वक्त कुछ नया कानून, नया एक्ट, नया लॉ बनाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट दोनों उस टाइम सेशन में नहीं है और वो अर्जेंट है, तो आप जानते हैं कि अदरवाइज नॉर्मल रूटीन क्या है कि एक हाउस पास करेगा, दूसरा हाउस पास करेगा, दोनों हाउसेज में डिस्कशंस भी होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो ये बहुत
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी है, कुछ तुरंत कुछ करने की ज़रूरत है तो, और उस वक्त हाउसेस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो अपनी तरफ से एक अध्यादेश पारित कर सकते हैं, प्रोमलगेट कर सकते हैं एक ऑर्डिनेंस। और ये जो ऑर्डिनेंस होगा, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली बात, जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों हाउसेस, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिल पास करने के लिए दोनों हाउसेस का होना जरूरी है, बट इसका मतलब ये तो क्लियर है, अगर एक हाउस सेशन में है, दूसरा नहीं है, और उस टाइम कोई इमरजेंसी है, तो अगेन उस केस में भी ला सकते हो। यानी कि एक हाउस सेशन में है, दूसरा नहीं है, तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास प्रोमलगेट कर सकते हैं। दोनों हाउसेस नहीं है तो भी प्रोमलगेट कर सकते हैं वो। और ये जो अध्यादेश वो लाएंगे, इसका प्रभाव, इसका फोर्स और इफेक्ट क्या होगा, बिल्कुल जो एक पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाया जाता है बिल्कुल वैसा सा। लेकिन बस अंतर इतना है कि पार्लियामेंट का एक्ट और अध्यादेश में एक सबसे बड़ा अंतर, अध्यादेश टेम्परेरी होता है, इसकी कुछ वैलिडिटी होती है कुछ टाइम के लिए। और वो वैलिडिटी क्या होती है कि जब उसके बाद दोनों हाउसेस का सेशन होगा, उसके 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। उससे पहले अगर वो हाउसेस पहले से डिसअप्रूव करते हैं उसको तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम 6 हफ्ते तक उसके बाद। यानी ये अध्यादेश लाया कब गया था, जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं थे। लेकिन अब जब दोनों हाउसेस सेशन में आ गए तो इनको उसको अप्रूव करना पड़ेगा या डिसअप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था। अब ये 6 हफ्ते का टाइम है, ये कब से लागू होगा। बहुत बारी तो क्या होता है, दोनों सेशन एक ही टाइम पे बुलाए जाते हैं, तो एक टाइम पे बुलाए गए तो उस डेट से, जिस डेट को दोनों सेशन बुलाए गए हैं, उससे 6 वीक्स। बट ये भी संभावना है कि एक सेशन को पहले बुलाया गया, एक सेशन को बाद में बुलाया गया, तो जो बाद वाला सेशन होगा उस डेट से वो 6 हफ्ते की डेट वैलिडिटी मानी जाएगी उसकी। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट कभी चाहें तो अपने इस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं इन बिटवीन। और सबसे खास बात, ध्यान देने वाली बात, कि ये जो प्रेसिडेंट अध्यादेश लाएंगे, ये किस इशू पे, किस सब्जेक्ट पे ला सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट किसके हेड हैं, यूनियन के हेड हैं। तो आप जानते होंगे हमारे पास 3 सब्जेक्ट की लिस्ट होती हैं। एक यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ क्या क्या किन किन सब्जेक्ट पे कोई एक्ट बना सकता है, लॉ बना सकता है। एक कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे दोनों, यानी कि स्टेट भी और संघ भी दोनों मिलकर बना सकते हैं। और कुछ होती है स्टेट लिस्ट, जो कि केवल राज्य के पास अधिकार होता है उसके ऊपर कोई भी लॉ बनाने का। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के हेड हैं, तो पार्लियामेंट जिस सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट, केवल उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रेसिडेंट भी अध्यादेश ला सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई अध्यादेश लाते हैं जिसकी पावर पार्लियामेंट के पास नहीं थी, पार्लियामेंट सक्षम नहीं थी उसके लिए कानून बनाने के लिए, तो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस होगा वो भी वाइड, वो भी शून्य माना जाएगा, या उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक उस पावर को वायलेट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल्स को वायलेट करने का कोई भी कानून पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती। तो इसका मतलब राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो भी कोई ऐसा नहीं हो सकता जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। सिंपल सी बात। इसको थोड़ा सा एक कुछ केस लॉ से समझ लेते हैं। एक केस लॉ है आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक अध्यादेश था हमारे प्रेसिडेंट का, कुछ स्पेशल बीरर बॉन्ड्स इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशन ऑर्डिनेंस, यानी कि कुछ टैक्स लॉज में अल्ट्रेशन की बात की गई थी इसमें। तो इसको चैलेंज किया गया इस केस में, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बताया गया कि ये जो टैक्स लॉज हैं वो पार्लियामेंट के पास पावर है उनको बदलने की, अल्ट्रेशन की, तो हमारे प्रेसिडेंट अगर उसके ऊपर कोई अध्यादेश लाए हैं तो ये भी बिल्कुल उनकी पावर के अंदर आता है, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक तरह से कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक ठहराया था। ऐसी एक केस और था, ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आप जानते हो कि बहुत बड़ा एक
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है वो इसी से निकला था एक तरह से, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश। ये एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जानते होंगे, हम किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वजह के भी, हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर संभावना बनती है ऐसा हो सकता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये अध्यादेश हमारे प्रेसिडेंट ने पास किया, उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में कन्वर्ट हुआ। 1977 से लेकर 1977 से लेकर 1980 तक ये पहला 3 साल का पीरियड था इंडिया में जब हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून नहीं था। उससे पहले मीसा था जिसको 1977 में ख़त्म किया गया था। तो इसको भी अगेन कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कानून बनाने की पावर है, तो ये भी वैलिड माना ही जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स के बाद फाइनेंशियल पावर्स की बात की जाए तो एक खास बात की है, कोई भी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि धन विधेयक का मतलब आप जानते होंगे, जो भी रुपए पैसे के खर्च से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड कोई भी अध्यादेश जब लाया जाता है तो उस केस में पहले से प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तो तभी वो पार्लियामेंट की टेबल पे रखा जाएगा। और मान लो कोई मनी बिल पार्लियामेंट पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो वैसे ही असंवैधानिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से सहमति नहीं ली गई थी, पहले से उनकी सिफारिश परमिशन नहीं ली गई थी। तो मनी बिल का ज़रूरी है कि इससे पहले कि पार्लियामेंट के पटल पे आए प्रेसिडेंट उसको अलाउ करेगा, परमिशन देगा, तो ही वो मनी बिल पार्लियामेंट में आ पाएगा चर्चा के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी पावर पार्डनिंग पावर, या इसको कहा जाए तो हम जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां भी बोलते हैं। और ये न्यायिक शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 72 हमारे प्रेसिडेंट को पावर्स देता है। वो क्या पावर देता है? किसी को पार्डन करने की, रिप्रीव करने की, रिस्पाइट करने की, रेमिशन की, यानी कि कोई भी, पहली बात, जिसको दोष साबित कर दिया गया, दोष सिद्ध कर दिया गया, कन्विक्टेड, ये उस केस में है। अब ये पार्डन क्या है? पार्डन का मतलब होता है क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी को पार्डन करता है तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि उस सज़ा की वजह से, उस पनिशमेंट की वजह से उसके ऊपर जो डिसक्वालिफिकेशंस, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। जैसे आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल को सज़ा हो जाती है जेल की, उसके बाद उसको अक्सर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर दे, पार्डन कर दे, क्षमा कर दे, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से बिल्कुल शून्य कर देता है उस अपराध को हमारे राष्ट्रपति की क्षमा। इसके अलावा दूसरी पावर जो है कम्यूट करने की। कम्यूट का मतलब होता है दोस्तों किसी सज़ा को लघु कर देना, बदल देना अपने आप में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सज़ा हुई थी डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास पावर है रेमिट करने की। रेमिट का मतलब होता है परिहार। ये परिहार का मतलब क्या होता है? जब किसी सज़ा का करैक्टर बदल दिया जाता है, करैक्टर नहीं बदला जाता, सज़ा कम कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजीवन कारावास थी, उसको 10 साल में कन्वर्ट कर दिया, 10 साल की सज़ा को 5 साल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सज़ा को कम कर देना। नेचर वही रहेगी किसी को, और राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगी, बट उसको कम कर दिया जाएगा सज़ा को। इसके अलावा रेस्पाइट, यानी इसको राहत भी कह सकते हैं, विराम भी कह सकते हैं। इस केस में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी स्पेशल ग्राउंड पे, ध्यान रखना स्पेशल ग्राउंड, किसी विशेष आधार पे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपराधी हो सकता है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो सकती है, या मेडिकली अनफिट है, या हो सकता है जेल में कोई ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो फिज़िकली उतने फिट नहीं रहे, किसी आधार पे
उस सज़ा को दो चीज़ें बदल सकते हैं। पहली बात कम कर सकते हैं, दूसरी बात नेचर भी बदल सकते हैं। मान लो पहले रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कठोर कारावास था तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात सज़ा कम भी कर सकते हैं, 10 साल की थी तो 5 साल की कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें चेंज होती हैं, करेक्टर भी और टेन्योर भी, टाइम भी, पीरियड भी। इसके अलावा रिप्रीव यानी कि प्रविलंबन, इस केस में क्या होता है कि किसी पनिशमेंट को टेम्परेरी होल्ड पे रखा जा सकता है, टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है, ख़त्म नहीं की जाती है। बट फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति मानते हैं कि किसी के पास ये मर्सी पिटीशन आनी है, अभी उस पर सुनवाई होनी है, टाइम होना है, तो वो कह सकते हैं कि अभी इनकी इस फांसी की, लेकिन ये ध्यान रखना केवल फांसी की सज़ा के केस में है, तो वो कह सकते हैं कि इस फांसी की सज़ा को अभी के लिए रोक दिया जाए, टेम्परेरी। तो ये पार्डनिंग पावर भी इनके पास है। इसको कुछ केस लॉस से समझ लेते हैं। और ये एक केस लॉ है कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसमें क्या कहा गया था कि जो इसमें एक क्वेश्चन उठाया गया था रंगा और बिल्ला की डेथ सेंटेंस पे, कि रंगा बिल्ला आप जानते होंगे उन्होंने कुछ इनोसेंट बच्चों का मर्डर किया था, उनको सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म भी कर दिया, उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मर्सी पिटीशन उन्होंने भेजी प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने भी बिना कुछ कारण बताए हुए उस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने बिना कोई कारण बताए हुए रिजेक्ट किया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि ये प्रेसिडेंट की केवल पावर नहीं है बल्कि ये प्रेसिडेंट की एक ड्यूटी भी है कि इन चीज़ों को कंसिडर किया जाए। तो उन्हें बिना कारण बताए कैसे भेज दिया वापस। तो एक बारी के लिए स्टे लगा दिया गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपने आप ही उस स्टे को हटाकर उनको फांसी दे दी। तो क्वेश्चन ये आया कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी, बिना गाइडलाइंस बिना वजह के उन्होंने रिजेक्ट किया, तो कोर्ट के पास कैसे पावर थी कि उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ये केस अपने आप में ऐसा था कि राष्ट्रपति फिर से सोचते भी सही, कुछ गाइडलाइन का पालन भी करते, तो भी वो इसी निर्णय पे पहुंचते। एक तरह से उन्होंने राष्ट्रपति की तरफ से कह दिया कि ये केस ही ऐसा था। तो इससे एक पता चला कि राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है वो भी केस टू केस एग्जामिन की जाएंगी, देखा जाएगा कि सच में इस केस में राष्ट्रपति की पावर बनती थी, तो उस केस में कोर्ट ने अपने आप से फैसला ले लिया। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति की इस पार्डनिंग पावर को भी कोर्ट ने इस दायरे में डाल दिया कि वो केस टू केस देखेंगे। अगर राष्ट्रपति की सच में पावर बनती है, एक तरह से उनको इस पावर को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में डाल दिया गया। एक दूसरा केस था विनय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी करंट का ही बहुत लेटेस्ट केस में से आता है। इसमें कोर्ट ने कुछ बताया, विनय शर्मा भी आप जानते हो निर्भया केस में जिनको फांसी की सज़ा हुई है। तो इस केस में अगेन बात की गई कि कोर्ट ने बताया कि जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा याचना की जो शक्ति है, उसका जुडिशियल रिव्यू अगर होता है तो उसके भी कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया हैं, सीमित दायरे हैं जिसकी वजह से की जाती है। ऐसा नहीं कि हम हर एक पार्डनिंग पावर को जुडिशियल रिव्यू के एंगल से देखेंगे। तो उन्होंने इसमें 4 बातें कही, और वो 4 बातें क्या हैं। सबसे पहली बात, अगर लगे कोर्ट को कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि प्रेसिडेंट ने अपना मंथन ही नहीं किया, अपना माइंड अप्लाई ही नहीं किया उस क्षमा याचना पे, या ऐसा लगे कि जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है वो किसी बाहरी कारणों से प्रभावित होकर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया केस में आप देखेंगे तो लोगों की बहुत आवाज़ उठ रही थी कि इनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि बाहर के लोगों की आवाज़ सुनी गई, या इवन उनके मैं कहता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उस टाइम यही चाहते थे, तो उनकी आवाज़ सुनी गई। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ भी अगर रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं रखे गए, जैसे इस केस में विनय शर्मा ने कहा था कि मैं एक बड़ी सोशली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा ये भी एक कारण हो सकता है, या मेरे को जेल में टॉर्चर बहुत किया, ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या इन तथ्यों को, इन रेलिवेंट मटेरियल्स को उनके सामने रखा गया है? तो उस केस पे भी जुडिशियल रिव्यू बनता है। या कभी ये लगे कि ऑर्डर जो आया है टोटली आर्बिट्रेरीनेस, मन मर्जी का है, तो उस केस में भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में
ये राष्ट्रपति की शक्ति क्षमा याचना आ सकती है। दोस्तों, पार्डनिंग पावर के बाद एक मिलिट्री पावर्स, आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी डिफेंस फोर्सेस, तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के सुप्रीम कमांडर कहे जाते हैं। और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो कब वॉर डिक्लेयर करेंगे और कब वार विश्व खत्म यानी कि शांति डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अगेन ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही अप्लाई की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो कब युद्ध होगा, कब युद्ध विराम होगा, ये तय कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऑफ कोर्स उसका फाइनल जो प्रोक्लेमेशन होगा वो कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स, राजनयिक शक्तियाँ। जब भी कोई एम्बेसडर हमारे देश में आता है, राजदूत या कोई भी राजनयिक प्रतिनिधि, तो उनको रिसीव कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। हमारे देश की तरफ से जो एम्बेसडर्स या राजनयिक जाते हैं उनको कौन भेजता है? वो राष्ट्रपति की तरफ से भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज, संधियाँ होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सब को कहा जाए तो नेगोशिएट और कंक्लूड यानी कि फाइनल निर्णय पे कौन कहा जाता है, किन के नाम पे पहुंचा गया? राष्ट्रपति। ऑफ कोर्स ध्यान रखे चलना, ये एक सेरेमोनियल पोजीशन है राष्ट्रपति की, वो खुद नेगोशिएट करने नहीं जाते हैं। ये संधियां जो भी होती हैं हमारे कैबिनेट, हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से, हमारे मिनिस्टर्स के माध्यम से होती हैं। बट किसके नाम पे होती हैं? अगेन हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे। दोस्तों, इसके अलावा एक सबसे बड़ी पावर इमरजेंसी पावर्स। दोस्तों, इमरजेंसी पावर आप जानते होंगे, हमारे देश में कुछ आपातकालीन स्थितियां पैदा होती हैं तो उस केस में भी हमारे प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स दिए गए हैं। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं। कब? 3 स्थितियों में, कि अगर वो वार की सिचुएशन हो यानी कि युद्ध हो गया किसी देश से, या फॉरेन अग्रेशन, युद्ध के मामले में जब ओपनली डिक्लेयर किया गया, जब हम डिक्लेयर करते हैं कि हम इस देश के साथ युद्ध कर रहे हैं, वॉर पे हैं, या दूसरा देश डिक्लेयर करता है कि वो हमारे साथ वॉर पे हैं, तो वो वार की सिचुएशन कहलाती है। दूसरी होती है फॉरेन एग्रेशन। फॉरेन एग्रेशन का मतलब क्या है? कि दूसरे देश ने अभी वॉर डिक्लेयर नहीं की है लेकिन वो कुछ घुसपैठ कर रहे हैं हमारे देश में। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखते हैं चाइना या पाकिस्तान आतंकवादी या अपनी आर्मी को हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर भेजते रहते हैं, तो ये घुसपैठ है। इस केस में भी अगर कहीं उनको लगे कि इंडिया पे खतरा है, इंडिया के किसी स्टेट पे खतरा है, या किसी स्टेट के किसी भाग पे खतरा है, तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और तीसरा कारण है आर्म्ड रेबिलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। ये क्या है? जब देश के अंदर के लोग, ध्यान रख के चलना, ये 44th अमेंडमेंट से पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, कि यानी आंतरिक अशांति वो कारण था। लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट के बाद इसको केवल नाम दिया गया कि ये जो विद्रोह है, अगर लोग हथियार लेकर सरकार पर दावा बोल दें, विरोध में आ जाएं, तो केवल उस केस में ये नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। अदरवाइज अगर किसी एरिया में सिंपल कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे कानून बने, हमारे कृषि कानून या नागरिकता कानून, लोग बहुत विरोध पे उतरे, तो उस केस को हम इंटरनल इमरजेंसी का कारण मान नहीं सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 356 में उनको एक और पावर दी गई है। वो क्या है? जब गवर्नर किसी स्टेट का रिपोर्ट देता है या दूसरे और कोई ऐसे कारणों से उनको जानकारी मिलती है, और कोई कारण क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कि किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उस केस में भी हमारे
प्रेसिडेंट उस स्टेट के रेफरेंस में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो इमरजेंसी क्या कहलाती है, उसको साधारण नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। आप सभी जानते होंगे, और ये सही मायने में कहा जाए तो आर्टिकल 356 ही आज तक सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। और यूज़ भी नहीं कहूँगा, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो लाऊंगा इमरजेंसी पावर्स के ऊपर, इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर सही मायने में कहूँ तो। और कहा जाता है कि आर्टिकल 356 ही ऐसा है जिसका बहुत सारा मिस यूज़ भी हुआ है। शायद 100 से ज़्यादा टाइम्स इस पावर को यूज़ किया गया है, लेकिन बहुत जगह ऐसा सामने आएगा कि कहीं ना कहीं यूज़ करने के बजाय इस पावर को मिस यूज़ भी किया गया है। ऑफकोर्स उसके बाद कुछ ऐसे प्रोविज़न लाए गए। एसआर मुंबई का केस हुआ था 1994 में, उसके बाद इस पावर को मिस यूज़ करने के लिए रोका गया था। तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये पावर भी, जब किसी स्टेट, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी काम ना कर रही हो, तो अगर वहाँ का राज्यपाल कहता है या अन्य किसी वजह से प्रेसिडेंट को लगता है, इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, अगेन इफ़ ही इज सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो सेटिस्फाइड है, उनकी सलाह पे ये निर्णय ले सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बदलाव लाया गया था कि वो उनकी रिटर्न सलाह पे ही काम करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे 1975 में एक बार इंदिरा गांधी ने इस पावर को यूज़ किया था इमरजेंसी, और कहा जाता है कि वो जस्ट राष्ट्रपति के पास गई, मालूम नहीं ये सच है या नहीं है, और राष्ट्रपति उस टाइम बाद टर्म में थे, उन्होंने उनको कहा कि इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो। सॉरी, ये तो एक नेशनल इमरजेंसी का केस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में मिसयूज़ उनका नेशनल इमरजेंसी का केवल उस केस में हुआ था। और यहाँ पे इस केस में बहुत सारे केस हुए हैं, कर्नाटका में बहुत सारे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत हुए हैं, पंजाब में बहुत हुए हैं, तो वो अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे प्रेसिडेंट के पास काफ़ी एक्सटेंसिव पावर्स हैं, और आज हमने कोशिश की है उन पावर्स को थोड़ा सा समझ पाएँ। इनके ऊपर मैं कोशिश करूँगा अलग अलग पावर्स जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल में कहाँ कहाँ उस पावर का यूज़ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या उसके अमेंडमेंट्स किए गए, क्या क्या उसके केस लाज हुए, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये फिर से बता दूं, ये पूरा जो मैं आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं, अभी तो मैं कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ, मैं पूरा एक डायग्राम आपको अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे देने वाला हूँ। आप उस पर चाहें तो आपके लिए रिवाइज़ करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं पक्का मान लेता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक अच्छी सी झलक मिल गई होगी कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स है और कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पावर को। और मैं इसके ऊपर फिर और वीडियोस लाता रहूँगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट के ऊपर और भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे उनका इम्पीचमेंट है या उनका प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।